नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इस बार 17 सितंबर की तारीख बेहद खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 74वां जन्मदिन मनाया, तो इसी दिन मोदी सरकार पार्ट 3 के 100 दिन भी पूरे हुए। जी हां, और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना जन्मदिन जनता को सौगातें देते हुए मनाया। और इस अवसर पर उन्होंने जो संबोधन दिया उसमें कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधना नहीं भूले। तो देखिए, एक आदिवासी परिवार के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खीर का स्वाद चखा, उस पूरे परिवार से वो मिले। और दूसरी तरफ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा पेश किया, रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि इसी कार्यकाल में, यानी मोदी सरकार पार्ट 3 में, वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला होगा, ये कहे कि लागू किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि इस बार जो सरकार बनी है वो युवाओं, नौजवानों, किसानों, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बड़े फैसले लगातार ले रही है। तो 100 दिन की उपलब्धियों पर एक बुकलेट भी लॉन्च की केंद्र सरकार ने, और अपनी सरकार के 100 दिन के भीतर क्या कुछ खास रहा उसके बारे में जानकारी दी। पहले सुनवाते हैं आपको दोनों के संबोधन के प्रमुख अंश। आज का ये दिन एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई। और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना। अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। यूपीए सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा एमएसपी की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी एनडीए सरकार ने की है। वन रैंक वन पेंशन का
तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया है और 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता जूथ बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदियों को ये 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना आज देश के कई करोड़ लोगों के जीवन का सरल जीवन का आधार बनी हुई है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य से जुड़ा सभी खर्चा एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू। चलिए, तो ये बड़ी बात कही शाह साहब ने। और चलिए, 2 बड़े मुद्दे मोदी सरकार के 100 दिन और पीएम मोदी ने जो निशाना साधा कांग्रेस पर गणेश पूजा को लेकर के, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान अजय धवले जी हैं भाजपा की ओर से। अजय जी स्वागत है। आनंद जैन कासलीवाल जी हमारे साथ में, आपका स्वागत है आनंद जी। और वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी हमारे साथ में, स्वागत करते हैं। अजय जी, 100 दिन की उपलब्धियां, क्या खास पॉइंट? बहुत सारी बातें होंगी वैसे, लेकिन क्या आप बताना चाहेंगे आनंद जी को कि ये 100 दिन में क्या कुछ खास हुआ तीसरे कार्यकाल में? मुझे लगता है दीपेश जी, आप एक देखेंगे कि 4 जून 2024 को एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया था कि ये मोदी जी के आखिरी दिन है और सरकार जल्द ही गिर जाएगी क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है। लेकिन हमने उस दिन भी स्पष्टता के साथ में कहा था कि पहली बार आजादी के बाद कांग्रेस को छोड़कर किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और निश्चित रूप से अपने कामों की बदौलत बनने जा रहा है। आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा कामों का इतिहास रहा है, संकल्प जो लिए उसकी पूर्ति का इतिहास रहा है। आज अगर हम इन 100 दिनों की बात करें तो जो 100 दिनों का रोडमैप था, ये रोडमैप लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले उन्होंने बना दिया था कि आने वाले अगर हमारी सरकार बन जाती है और एक अच्छी सरकार बन जाती है तो उसका एजेंडा क्या रहेगा। एजेंडा था देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत परियोजनाओं की जिनकी बहुत आवश्यकता थी, उन आप देखेंगे आज अगर सुबह हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी की जो पत्रकार वार्ता है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि 100 दिनों में 15 लाख करोड़ की नई परियोजनाएं, जिसमें मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना हमारी इंदौर से लेके मनमाड़ वाया मुंबई, जो एक पूरा हमारा खरगोन धार बड़वानी का जो बेल्ट है जिसमें कभी रेलवे अनटच थी। 50 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस का शासनकाल रहा, लेकिन उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे रेलवे की सुविधा पहली बार पुरवा दी गई। अभी हमने हाल ही में देखा कि रीवा में डीजीसीए ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डीजीसीए रीवा में एयरपोर्ट के लिए परमिशन दी थी। ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। हमने देखा है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटन का विषय हो या पार्वती सिंध काली प्रोजेक्ट जो परियोजना है उसके लिए बजट आवंटन का विषय हो, और उससे इतर आप देखेंगे भारत एक सेमीकंडक्टर हब बनते जा रहा है। आज जो गृह मंत्री जी ने अपनी पत्रकार वार्ता में इस बात को भी सबके समक्ष रखा कि आने वाले 10 वर्षों में भारत जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हम जिसको कहेंगे आइटम्स, उसमें लगने वाला महत्वपूर्ण अंग अगर कोई होता है तो वो सेमीकंडक्टर होता है। दूसरा, उन्होंने इस बात को भी इंगित किया कि आज विश्व का सबसे चहेता मैन्युफैक्चरिंग हम भारत बनने जा रहा है। हम इन 100 दिनों की अगर बात कर रहे हैं तो इन 100 दिनों में संकल्प पूर्ति का इतिहास हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में संकल्प लिया था दीपेश जी की 70 वर्ष से अधिक के सारे उम्र और अक्रॉस द उनका फाइनेंशियल क्राइटेरिया को हम लोग दरकिनार करके उन सभी को जो हम लोग हमारा आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए और आऊंगा आपके पास, चूंकि आनंद जी को इसलिए सुन लें, वो आपके लिए लाएंगे चुनौती भरे सवाल। तो आनंद जी, भाई 100 दिन के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? फिर जो मोदी जी ने कहा उस पर भी हम आएंगे दूसरे राउंड में, लेकिन पहले 100 दिन की समीक्षा। अजय जी ने तो गिना दी उपलब्धियां, आप क्या देखते हैं? क्या 100 दिन में महंगाई कम हुई? पहला प्रश्न। नहीं हुई। क्या 80 करोड़ लोगों से घट के 50 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया? नहीं दिया गया। मतलब आज जो भुखमरी देश में है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये सब्जबाग तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी दिखाते हैं, तो उसमें नई बात नहीं है। बेसिक समस्याएं आज भी देश में वहीं की वहीं खड़ी है। बातें आप करोड़ों की कर लो, अरबों की कर लो, लोगों को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सब फलाना इंडिया, धमाका इंडिया, सब आपने बता दिए, पर बेसिक में भूखमरी आज भी कम नहीं है। ये है। उसके अलावा बेरोजगारी बढ़ रही है,
जनता की महंगाई कम नहीं हुई है। पेट्रोल डीजल के भाव 4 बार कम हो गए इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने रेट कम नहीं किए हैं। न गैस सिलेंडर में सब्सिडी का कोई प्रोविजन है जिससे आम आदमी को सुविधा मिले। टैक्सेशन हर जगह हर क्षेत्र में बढ़ाया है, चाहे किसानों के टैक्सेशन की बात हो, दवाइयों पे, ट्रैक्टर्स पे, दूसरी चीजों पे, सब पे टैक्स बढ़ाया है। एमएसपी की अगर की सरकार बात करती है तो 4 गुना की बात हुई थी, वो 2 गुना भी नहीं हुआ। तो सरकार की बेसिक पॉलिसी तो फेल्यूर ही है। अब आप अपना गुणगान करते रहिए। और फिर तीसरी बात, मोदी जी फिर वापस उसी एजेंडे पे आ गए, जातिवाद की राजनीति पे। अरे भाई, आप गणेश पूजन में जाए, दुर्गा पूजन में जाए, नहीं, उस पर मैं आऊंगा, उस पर अलग से चर्चा, क्योंकि वो अलग मुद्दा है, उस पर हम अगले राउंड में बात करेंगे। अजय जी, देखिए उन्होंने बहुत सारी चीजें गिना दी, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जो कहा था वो कुछ भी नहीं हुआ। जवाब दे दीजिए जल्दी से आनंद जी को, फिर मैं भानु जी के पास जाऊंगा। दीपेश जी, मुझे लगता है आनंद जी डिबेट में बैठने के पहले आंकड़े लेके नहीं बैठे। इन्फ्लेशन अपने आप में लोवेस्ट है। यूपीए के 10 वर्षों का शासनकाल उठाकर देख लीजिए, एनडीए के 10 वर्षों का शासनकाल और ये 100 दिनों का कार्यकाल। 4% आरबीआई ने इन्फ्लेशन की रेट फिक्स करके रखी है कि 4% से नीचे यदि इन्फ्लेशन रहता है तो वो उसको अच्छा माना जाएगा। आज हम कंटिन्यूअसली विगत वर्षों से इसको इन्फ्लेशन को 4% से नीचे बना के रखे। बेरोजगारी की दर की अगर बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल उठा के, एनडीए के 10 वर्षों का शासनकाल उठाकर देख ले, मुझे लगता है आंकड़े अपने आप में इस बात की बानगी है। ये 10 वर्षों में अपने पेट्रोल के यूपीए में नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनको इसीलिए जनता ने बाहर बैठा दिया। सरकारें, दीपेश जी, सरकारें हमेशा स्टैटिस्टिक्स से काम करती है। स्टैटिस्टिक्स आपको पूर्ववर्ती सरकारों का सामने रखना पड़ेगा और इस सरकार ने क्या किया वो देखेंगे। आज एनपीए लोवेस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आज बैंकों का प्रॉफिट हाईएस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आज सरकारी पीएसयूज का प्रॉफिटेबिलिटी सारे प्राइवेट मैन्युफैक्चरर से या सारे प्राइवेट बड़े प्लेयर्स से ज्यादा सरकारी पीएसयूज प्रॉफिट कमा रहे। ये इस बात का बानगी है। देश का जीडीपी आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में अजय जी जितनी भी चीजें आपने गिनाई वो आम आदमी के बिल्कुल सिर से ऊपर जाएंगी कि वो ये जीडीपी और पीयूएस और ये सब, वो कहेगा भैया सब्जी क्या भाव है, वो कहेगा दालें क्या भाव। हाँ, इस पर इस देश का आम आदमी जब वोट डालने जाता है तो वो निश्चित रूप से ये सारी बातों का कैलकुलेशन करके बटन दबाता है। और आपने देखा है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी का जब बटन दब रहा है तो निश्चित रूप से ये इस बात की बानगी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन सिर्फ लेटर्स में नहीं कहा, सुशासन को इन एक्टिवली स्पिरिट में भी अप्लाई किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आई है। मुझे लगता है जब 10 वर्ष यूपीए शासनकाल के बाद 40 सीटें आती है और 10 वर्ष हमारे शासनकाल के बाद हमारी 240 सीटें आती है, ये अपने आप में देश की जनता का मिजाज बता रहा है। चलिए भानु जी का कमेंट ले ले। भानु जी, 100 दिन सरकार के पूरे, कुछ अलग कुछ नजर आया, ऐसा लग रहा था कि डरी सहमी सी सरकार चलेगी। क्या ये मोदी सरकार की छाप नजर आ रही है? क्या फैसले ले पा रहे? अमित शाह कह रहे कि इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन भी करके दिखाएंगे। इस पर फिर हम दूसरे राउंड में दूसरे मुद्दों पे करेंगे चर्चा। देखिए, 100 दिन का क्या सेलिब्रेशन है, ये तो राजनीतिक रूप से शुरू हुआ है। साल का करें, 2 साल का करें, ऑडिट करें। योजनाएं भारत सरकार की हैं, उसमें ये कहना कि हमारी हैं ये ठीक नहीं है। और अगर आप जनता के लिए कुछ कर रहे हैं तो गिनाइए मत, वो तो करना ही है आपको, इसके लिए तो शासन मिलता है आपको। और मेरा कहना है ये बयान बिल्कुल अधूरा है, ठीक नहीं है कि स्टेटस से सरकारें चलती हैं। सरकारें इससे नहीं चलती हैं, सरकारें जनता को क्या हो रहा है, लाभ नुकसान, ये इस पे चलती हैं। तो डाटा और आंकड़े इसमें बहुत हैं। ये जो 100 दिन का मामला है तो ये तो सब समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन डाटा से बाहर जाइए। जैसा आप अभी कह रहे थे कि 80-100 रुपए किलो से ज्यादा सब्जी बिक रही है जो 20-30-40 रुपए बिकती थी। दूसरा मुद्दा यह है कि यूपीए से तुलना अभी इसलिए मत करिए कि वो तब के रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के भाव थे और आज के रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के भाव अलग हैं, तो ये कम ज्यादा हो सकते हैं। ये डाटा में उलझाने की बात है ये तो। और तीसरी बात यह है, इसमें एक जगह जिक्र है कि इतने देशों ने इतना सर्वोच्च सम्मान दिया, तो वो राष्ट्र प्रमुख के तौर पे दिया है, वो व्यक्तिगत रूप से या किसी पार्टी प्रमुख के रूप से नहीं दिया गया है। वो भारत का सम्मान है, उसको हमारा सम्मान कहना ठीक नहीं है। और ये जो मैं फिर एक बात कह चुका था पहले की डिबेट में, मैं फिर कहूंगा
कि जितने डाटा इन्होंने पेश किए हैं उनका ऑडिट कराया जाना चाहिए, और ये परंपरा शुरू करिए कि सालाना ऑडिट करिए कि योजना कहाँ तक पहुंची, कितनी बची, कितनी अधूरी है, कितना हो रहा है, और वो पेश करिए। वो असली श्वेत पत्र होगा और लोगों को विश्वास मिलेगा, आपके प्रति विश्वास पैदा होगा लोगों का। अब अजय जी, भानु जी की समस्या का समाधान कीजिए। जो वो जी, भानु जी की समस्याओं का समाधान करता हूँ कि भानु जी ने कहा देश स्टैटिस्टिक्स से नहीं चलता। देखिए, नीतियां बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत आवश्यक होता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स उठा के देखा कि आज भी देश में 50 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं है। तो वो स्टैटिस्टिक्स उनको लाभकारी हुआ। उन्होंने देश में 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुले, उन खातों में 28 करोड़ महिलाओं के खाते खुले। तो ये मुझे लगता है स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है। दूसरा, इन्होंने नहीं, अकाउंट तो खुल गए सर, अकाउंट में पैसा कितना बचा हुआ है, पैसा कितना आ रहा है, ये भी तो मायने रखता है ना। मैं पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर रहा हूँ जी। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, राष्ट्र का सम्मान है। तो हम भी यही कहते हैं कि ये देश का सम्मान है। देश की आज सांस जो विश्व में बढ़ी है उसकी वजह से सम्मान है। आज हमारी विदेश नीति तटस्थ है, ये उसका सम्मान है। इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों राष्ट्रों से साइमल्टेनियसली बात कर रही है, हमारा सम्मान है। अरे देश में कई जगह गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए, अपन कहाँ रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद करवा, यूक्रेन और दीपेश जी, मुझे ये लगता है तीसरा प्रश्न इन्होंने कहा था कि योजनाओं का और बजट का ऑडिट होने की आवश्यकता है। हाँ। तो भानु जी की जानकारी के लिए और मैं सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि प्रत्येक वर्ष कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सारी जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनको स्टेट फंडेड फंक्शनिंग है उसका ऑडिट होता है और उसकी एक रिपोर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस रखी जाती है जिसमें चर्चा भी होती है। तो मुझे लगता है इस बात का ये विपक्ष को भी पता होता है कि सारी कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है, ये सारी बातें ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस डिस्कस होती है। नहीं, एक जैसे पॉइंट लिया भाई, देखिए हम देखिए जनरल बातें इसलिए कर सकते हैं कि भाई आम आदमी को क्या मिला, क्या हासिल हुआ। देखिए, मैंने दीपेश जी आपको जैसे मैं दो तीन चीजें मैं भी थोड़ा सा कुछ कह लूं। जिस सरकार के साथ में खड़ा है उसने मैंडेट दे के सरकार को जिता दिया है। नहीं, अब मैं इसको चुनाव को नहीं मानता कि चुनाव जीत रहे हैं तो उसका मतलब मैं फिर कहूंगा कि ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव जीत रहे हैं तो क्या बहुत अच्छा क्या शासन है, या कोई भी जीत जाएगा तो उसका अच्छा शासन, ये नहीं होता पैरामीटर। बात है कि जनता हर बार उम्मीद से दे रही है आपको वोट, लेकिन क्या वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। दालें कहाँ पहुंच गई हैं, पेट्रोल वो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गई कीमतें, क्या अपने यहाँ कम हुई। कई रिपोर्ट्स ऐसी आती कि टोल जो नाके बने हुए हैं जिनकी जितनी लागत थी 4-8 गुना वो कंपनियां वसूल चुकी हैं। खुद गडकरी और तमाम लोग इस बात को कहते, जीएसटी में कितने दरों में बदलाव आया, कितना लाभ आम आदमी को मिल रहा है, उसका कितने कम हुए। अब भाई मेडिकल बीमा जैसी चीजों पर भी सोचना पड़ रहा है कि नवंबर में जाके डिसीजन लेंगे। क्यों भाई, जबकि गडकरी, मैं कह रहा हूं ये जनरल छोटी छोटी बातें हैं, इस पर अगर फैसले होते तो जनता को भी लगता है कि हाँ भाई सरकार ने कुछ किया। दीपेश जी, सरकारें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं चलती। मुझे लगता है हम एक टीवी चैनल पे बैठ के सरकारों का एजेंडा नहीं, हम आप तक जनता की भावनाएं पहुंचा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो जिनके लिए सरकार काम कर रही है, अभी इन्होंने हमारे कांग्रेस के साथी आनंद जी ने 80 करोड़ राशन का उदाहरण दिया। हाँ। देखिए, 80 करोड़ लोगों को राशन जो बांट रहे हैं उसके लिए सरकार ने अपना फैक्टम पहले ही क्लियर कर दिया था कि कोविड के समय ये व्यवस्था चालू की थी। अभी भी चल रही है। उससे बाहर निकलने के लिए सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता थी। आज हम जो बात करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, लेकिन ये आंकड़ा आपके लिए मुसीबत बन गया ना। वो कहते देखिए साहब 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। सर हमारे देखिए दीपेश जी, यही मैं कह रहा हूँ कि अब आप प्रोक्योरमेंट उठा लीजिए। हम गेहूं का हम जितने भी हमारे किसान जो उत्पादन करते हैं उसका हम इतना प्रोक्योरमेंट करते हैं, हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम भरे पड़े हैं। आप वो भी आ रही खबरें और उसके साथ ये भी आ रही। देखिए बात आज बहुत प्याज के छिलकों जैसी उतरते निकलते चली आ रही है। अब ये भी तो आ रही है ना मीडिया रिपोर्ट्स की, वो गोदाम में गेहूं खराब हो रहा है, बारिश में रखने तक की जगह नहीं है, वो सड़ गया अनाज, मवेशियों खिलाने लायक तक, बहुत सारी चीजें हैं। 80 करोड़ लोगों को बांटेंगे तब भी आपको दिक्कत है। हाँ। मुझे लगता है किसानों से सरकार के सामने आप ऐसी दुविधा कर रही है, पूरा विशेष साइकिल है। एक तो किसानों से सरकार प्रोक्योर करे, फिर उनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ के गोदामों में रखे और सरकार उनको गरीबों में बांटे या सरकार मध्यम वर्गियों में बांटे। सरकार एपीएल बीपीएल का क्राइटेरिया होना चाहिए। भाई आम आदमी को तो गेहूं 40 रुपए किलो मिल रहा है ना, वो बीपीएल को दे रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं भगवान जाने। वही गेहूं बाद में 1 रुपया जो है फ्री ले आते हैं, वो बाद में 20 रुपए किलो बाहर बेच देते, ये भी धंधा चल रहा है। खैर मैं थोड़ा सा हम अलग निकल गए, आनंद जी को वापस बीच में लाते हैं। आनंद जी, एक उन्होंने कहा कि भाई अब वो आ जाते हैं जो गणेश उत्सव वाली बात, कि मैं गणेश पूजन में गया उस पर भी आपत्ति उठा ली,
कांग्रेस को दिक्कत है गणेश पूजा से, इस पर भी जरा, क्योंकि आज उन्होंने जवाब दिया उड़ीसा में, इसलिए हम इस पर, मामला पुराना है लेकिन चर्चा आज कर रहे हैं हम। आनंद जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फेल्यूर के लिए, या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जब जब फेल्यूर होते हैं तो ये जातिवाद की राजनीति बीच में लाते हैं, चाहे गणेश उत्सव को लेके हो, चाहे दुर्गा माता को लेके हो, चाहे हिंदू मुसलमान को लेके हो। इसकी शुरुआत जब जब इनको लगता है कि हमारी सरकार में कुछ कमी है, ये पूरे देश को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं धार्मिक और जातिगत आधार पे, और पूरी वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, आप गणेश पूजन में जाइए, दुर्गा पूजन में जाइए, कांग्रेस को क्या परेशानी है? आपने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस को क्या परेशानी है? आप बार बार इस तरह से बोल के आप क्या बताना चाहते हैं कि आप हिंदुओं के संरक्षक हैं, इस देश के आप ही संरक्षक है, कांग्रेस नहीं है? तो ये आपकी गलतफहमी है, और इसका परिणाम आपको लोकसभा चुनाव में मिला है, जिसमें आप नहीं, पीएम मोदी देखिए, हाँ, और अब 240 पे आ गई है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के करेंगे तो ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, सीजीआई के निवास पर पहुंचे थे गणेश पूजन में, उस पर सवाल उठे थे, आपत्ति आई थी आनंद जी, ये तो हुआ था कांग्रेस की ओर से और अन्य दलों की ओर से भी। नहीं, आपत्ति नहीं थी। आप गए तो आपत्ति किसने ली? बताइए आप मेरे को, कौन से कांग्रेस के नेता ने आपत्ति ली कि मोदी जी वहां गए? आप एक परसेप्शन बना के कुछ भी बोलेंगे और कांग्रेस को ब्लैक टारगेट करेंगे तो मेरे को समझ में ही नहीं आता। अरे भाई, कांग्रेस अपना काम कर रही है, आप सरकार में, आप सरकार का आपका जन्मदिन मनाइए, आप अपना काम कीजिए। आपने क्या जनता को जन्मदिन के मौके पे 70 रुपए की दाल जो 200 रुपए हो गई, उस पर कोई कंसेशन दिया क्या? आज भी पेट्रोल 110 रुपए, उस पर कोई कंसेशन दिया क्या? कांग्रेस ने मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के उनका घर चलाते थे। आज आप खुलेआम राशन दे रहे हो, फ्री में राशन बांट के जनता की आदत खराब कर रहे हो, वो आपने कम की क्या? तो बेसिक मुद्दे तो आज भी वही है। गैस पे सब्सिडी मिली क्या? नहीं मिली। किसानों को एमएसपी मिली क्या? आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप जातिवाद की राजनीति क्यों कर रहे हो? आपको इतनी क्या परेशानी है? अगर आपने हिंदुओं के लिए, देश के लिए, जनता के लिए इतना किया है, तो आपको ये क्यों गणेश जी को, बजरंगबली को, माता जी को बीच में लाने की जरूरत क्या है? ये आपकी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का एक फेल्यूर है, जिसमें वो पूरे देश को, पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आज नहीं, हमेशा से ये देश को जातिवाद। अजय जी का जवाब ले ले। जातिवाद वैसे धार्मिक मामला, जातिवाद तो वो जनता पार्टी ही करती है। देखिए, जातिवाद की राजनीति तो वो हो रही है कि जातियों की जनगणना की जाए अलग से, वो जातिवाद के मेरे ख्याल से दायरे में आता है कि सब जातियों की पड़ताल की जाए, कौन सी जाति के कितने लोग भारत में हैं, एक एक आदमी को खोज निकालिए और गिनती कर लीजिए, उसी के हिसाब से सब कुछ तय होगा। ये होता है जातिवाद। खैर, अजय जी वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई नहीं, आप ही मामले को तूल दे रहे हैं, आप ही बोल बोल करके और इसका परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस को आपत्ति है मोदी जी के सीजीआई के घर जाकर गणेश पूजन से। मुझे लगता है दीपेश जी, आपके भी चैनल ने दिखाया होगा किस प्रकार से एक नैरेटिव गढ़ा गया कि देश का लोकतंत्र, देश की न्यायपालिका खतरे में आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गणेश आरती में गए थे। इस देश ने वो भी देखा है कि सरकारी आवासों पे रोजा इफ्तार हो रहा है, उसमें चीफ जस्टिस से सम्मिलित हो रहे हैं, और वो सरकारी आवास प्रधानमंत्री का निवास स्थान था। मुझे लगता है तब किसी ने आपत्ति नहीं ली थी। ये देश हमेशा से शुचिता की राजनीति से चला है। अब आप राजस्व तत्व की बात कर लो, यहाँ तो विदेश में संविधान उठाकर घूमते कहते हैं कि हम लोगों को जातिगत जनगणना करानी है। विदेश में जाके डलास में वहां छात्रों के बीच में बैठ के कहते हैं कि भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आरक्षण हम एक समय आने पे खत्म करने की आवश्यकता है। ये किस प्रकार की दोगली कांग्रेस है। और जिस प्रकार आनंद जी आज बात कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हताशा, निराशा से ग्रसित है। देखिए, आने वाले 5 साल, ये 100 दिन के बाद भी जो बचे हुआ कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और देश ने जिस विश्वास के साथ में, जिस संकल्पों के पूर्ति के इतिहास के रूप में सरकार बनवाने में हम लोगों को मदद की है, निश्चित रूप से उन संकल्पों की पूर्ति हुई है। विगत 70 वर्षों में देश ने एक ऐसा कार्यकाल देखा है जहां पे सिर्फ महिमा मंडन किया जाता था, परिवार विशेष का। आज यहाँ सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य वर्ग से आया हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है, तो मुझे लगता है उस बात की आपत्ति है। निश्चित रूप से दीपेश जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि ये ऐसे सेंसिटिव विषयों पे कांग्रेस से निश्चित रूप से डिबेट होने की आवश्यकता है कि यहाँ एक बात कर रहे हैं, विदेश में जाके एक बात कर रहे हैं। अपने सरकारी आवासों पे रोजा इफ्तार चलता है, लेकिन गणेश पूजा में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस पर आपत्तियां ले ली जाती है। और जातिगत जनगणना की अगर आप कहते कि भाजपा जात पात में बांटती है, हम लोग तो आज देखिए, हम कहते हैं हम 4 जातियों की बात करते हैं,
गरीब की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, अन्नदाताओं की बात करते हैं। कांग्रेस ये उठाकर देख ली कि 2024 का पूरा चुनाव इन्होंने सिर्फ एक नैरेटिव पे खड़ा करा था कि देश का संविधान बदलने वाला है। मुझे लगता है देश में 10 वर्ष पूर्ण बहुमत था लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर भी संविधान के किसी आर्टिकल के साथ में छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन देश ने वो भी कार्यकाल देखा है कि जब इनकी फैक्चर्ड मैंडेट की सरकारें होती थी, एन नंबर ऑफ टाइम्स संविधान में संशोधन हुआ है। आप उठाकर देख लीजिए, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ल्ड और भारत के ओरिजिनल संविधान में थे ही नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा आनंद जी को बता दूं कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब संजय राउत ने कहा कि भाई सीजेआई के घर पहुंचे पीएम मोदी, हमें शंका है कि क्या अब हमें न्याय मिलेगा। जो उनका मामला चल रहा है शिवसेना यूबीटी का, उसके बाद फिर कपिल सिब्बल ने भी कहा कि भाई गए आपत्ति नहीं, लेकिन बैठक का प्रचार करने की क्या जरूरत थी। ये छिटपुट बातें शुरू हुई, लेकिन खैर लगी ये बात निकली। तो भानु जी एक कमेंट, क्या जाना चाहिए सीजेआई के घर पर किसी को, क्या उनको किसी को बुलाना चाहिए क्योंकि आमंत्रण पर ही गए थे, और फिर अगर कोई गया तो क्या उस पर सवाल उठने चाहिए, या फिर जो मोदी जी जवाब दे रहे हैं क्या वो ठीक है? किसी की आस्था पे दीपेश आप मानिए, यकीन करिए, किसी की आस्था पे कोई आपत्ति नहीं है। आस्था के लिए हर को सबको आजादी है। आप किसी भी आस्था को मानिए, कहीं भी हाथ जोड़िए, कहीं भी रोक दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो गलत है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर उस दिन सीजेआई का निवास नहीं चुना होता तो क्या होता, तो क्यों चुना गया, इसका जवाब दीजिए। और दूसरी बात यह है कि गणेश उत्सव की जहाँ तक बात है कि वही बात है कि आस्था है, आपकी आस्था है उसमें, तो आप उसको प्रणाम कर रहे हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कहना कि अंग्रेज भी यही करते थे और अब कांग्रेस ये कर रही है, तो क्या इंग्लैंड से हमने संबंध तोड़ लिए क्या, रिश्ते खत्म कर लिए क्या? वही इंग्लैंड है जिसने ये किया था, तो आज इंग्लैंड के साथ क्यों खड़े होना चाहिए फिर? चलिए आनंद जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। अभी वैसे 100 ही दिन हुए हैं, 5 साल के लिए चुनी गई है सरकार, क्या उम्मीदें हैं, या क्या आप कहना चाहेंगे अजय जी को कि भाई क्या करे केंद्र की सरकार जो बाकी बचा कार्यकाल है उसमें? नहीं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये देश को जातिवाद की राजनीति में धकेल कर गृह युद्ध की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये इनसे देश चल नहीं रहा है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, आम आदमी की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, देश में कर्जा बढ़ रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं। इनसे कहीं कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर देश को आगे चलाएंगे और गृह युद्ध की तरफ ले जाएंगे। और मुझे लगता नहीं है कि शायद साल 2 साल के अंदर ही नहीं, गृह युद्ध आप बड़ा भारी वजनदार शब्द कह रहे हैं कि भाई ये मतलब इस तरह की आशंका क्या जताई जानी चाहिए और कौन जिम्मेदार होगा अगर गृह युद्ध, लेकिन हमें लगता है इसी पर बहुत बवाल हो चुका है पहले भी। इसके लिए जवाबदार कौन है? जिसकी सरकार है। जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति कौन बोल रहा है? मोदी जी ने कहा देश को बांटो और राज करो, अभी स्टेटमेंट में ही है। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। तो ये किसी एक व्यक्तिगत जाति धर्म को या अल्पसंख्यकों को अगर टारगेट करते हैं और कंटिन्यू करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा ये देश जानता है। मतलब एक ही पक्ष की गलती, दूसरे पक्ष की कोई गलती नहीं है। खैर अजय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। दीपेश जी, मैंने जैसे कि कहा था कि हताशा निराशा से ग्रसित कांग्रेस है। एक तरफ इनके नेताओं के बयान थे कि देश में अगर इस प्रकार से सरकार अभी तीसरी बार बनने के बाद में कि गृह युद्ध की स्थिति आ रही है, बांग्लादेश की स्थितियों के साथ में तुलना इन्हीं के नेता कर रहे थे। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, ये इन्हीं के नेता हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना काला इतिहास उठाकर देख लीजिए। देश ने इमरजेंसी का दौर देखा है, देश ने 10 वर्ष तक सरकार पूर्ण बहुमत की रहने के बाद भी संविधान को पूर्णता पालन करने वाली सरकार देखी है। तो मुझे लगता है आज देश भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है, देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़ा है और देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस चाहे कितनी भी बातों और फूट डालो की राजनीति करने की प्रयास करे, लेकिन आज देश आगे बढ़ चुका है। चलिए भानु जी, आखिरी कमेंट आपका, क्या चुनौतियां हैं आगे के कार्यकाल के लिए? आनंद जी जिस तरह से गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या इस तरह से बोलना चाहिए इस तरह के शब्दों को, या फिर ये कोशिश होना चाहिए कि भाई सौहार्द बना रहे देश में? क्योंकि ये आनंद जी अकेले नहीं, इनके पहले भी कई लोग ऐसी आशंका जता चुके हैं। भानु जी भाई, गृह युद्ध जैसी मुझे नहीं दिखाई देती कि ऐसी कोई बड़ी समस्या है। एक आध 2 स्टेट में जो कुछ हो रहा है और उसको नजरअंदाज किया गया शुरू में, मणिपुर को जिस तरह से, उस पर से कुछ अगर कहा जा रहा है तो वो वहाँ के मामले हैं और ये कतई नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान कहने वाले को भी होगा और जो शासन में उसे भी होगा। तो हमें अपनी भी बात सुरक्षा की करनी चाहिए। दूसरा, आस्था पे किसी के चोट नहीं हो, ये ध्यान रखें। और मेरा फिर निवेदन है
के योजनाओं का कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की बात छोड़ दें, वो पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी जानने वालों का मामला है। आम आदमी क्या भुगत रहा है वो देख के ऑडिट करें और अपनी नीति बनाएं। मेरी ये शुभकामनाएं। बिल्कुल यही होना चाहिए कि जनता क्या चाहती इस वक्त, और जीएसटी में चेंजेस हो या महंगाई किस तरह कम की जा सकती है, या पेट्रोल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रहा है, तो हमें लगता है जनता को अगर ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं भी देंगे तो शायद वो उसी से खुश है। उसको अच्छी सड़कें दे दीजिए आप, उसको प्रॉपर लाइट मिल जाए, उसको पानी मिल जाए, उसको यही बस एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार से एक आम आदमी की उम्मीद होती है। बाकी तो अपना कमा खा ही रहा है। तो हमें लगता है कि इसी सोच के साथ आगे बढ़ें सरकारें, तमाम देश की भी और प्रदेशों की भी। शुक्रिया आपका अजय जी, आनंद जी आपका शुक्रिया, और भानु जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश, और 6 महीने बाद क्या खास होता है या 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आएगा। भानु जी कह रहे थे भाई इतनी जल्दी रिपोर्ट लाने की जरूरत ही क्या थी, लेकिन खैर ये मोदी सरकार है तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि 6 महीने या 1 साल बाद सरकार कहाँ नजर आती है, देश कहाँ नजर आता है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। अब देख रहे डीएनए न्यूज। नमस्कार।